हेलो बच्चों, आज मैं वर्ग 10वीं की एक कविता पढ़ाऊंगी जिसका टॉपिक है यह दंतुरित मुस्कान। इसके कवि है नागार्जुन। कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस कविता के ऊपर नज़र डालेंगे कि इस कविता में कवि नागार्जुन जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस कविता में कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का ही है। इस अवस्था में पहुँचे बच्चे की मुस्कुराहट इतनी मनोहारी होती है कि किसी भी पाषाण हृदय वाला व्यक्ति पिघल जाता है। पाषाण हृदय का मतलब होता है बहुत ही कठोर मन वाला व्यक्ति। यहाँ इस कविता में शिशु की मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में भी वात्सल्य फूट पड़ता है। तो आइए अब हम कविता आरंभ करते हैं। कविता इस तरह है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। अब हम इन पंक्तियों का व्याख्या करते हैं, मतलब अर्थ बताते हैं, और उसके साथ ही हम कठिन शब्दों के अर्थ को भी बताते चलते हैं। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब होता है बच्चों के नए नए दांत, और मृतक मतलब होता है मरे हुए, और जान मतलब प्राण होता है। धूली धूसर, धूली धूसर का मतलब होता है धूल में सना हुआ। गात, गात का मतलब होता है शरीर। जलजात, जलजात का मतलब होता है कमल। परस, परस का मतलब होता है स्पर्श। पाषाण, मतलब पाषाण का मतलब होता है पत्थर। कविता का अर्थ इस तरह है। यहाँ पे कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में प्राणों का संचार कर देती है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु का मुस्कान प्रसन्नता से न भर दे। आगे है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहता है कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर में खिलने वाला कमल पुष्प मेरी झोपड़ी में यानी मेरे घर में खिल रहा है। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त करता है। आगे है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। कवि कहता है कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर ही पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता छोड़कर सहृदय बन जाएगा। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। शेफालिका मतलब होता है एक तरह का शेफालिका फूल है। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना सुकोमल और प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर दुष्ट जन भी भावुक हो उठेगा। कविता का दूसरा अनुच्छेद है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो।
आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता मैं न पाता जान। इन पंक्तियों का अर्थ इस तरह से है। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर शिशु की माँ के प्रति आभार व्यक्त करता है। तुम्हारी अपलक दृष्टि, अपलक यहाँ पे अनिमेष को, अनिमेष शब्द को ही हम लोग अपलक कहेंगे। तो यहाँ पे है कि तुम्हारी अपलक दृष्टि जो मुझे पहचानने के लिए प्रयास कर रही है, किंतु तुम्हारी माँ की मध्यस्थता के बिना मुझे भी तुम्हारा परिचय न मिलता। कवि शिशु से कहता है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश करते हुए अपलक निहार रहे हो, मतलब अनिमेष अपलक निहार रहे हो। लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो, अतः मैं ही अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। कविता का तीसरा अनुच्छेद इस तरह है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार। अब हम कविता का अर्थ इस तरह से बताते हैं। यहाँ पे अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, संपर्क का मतलब होता है संबंध, और मधुपर्क का मतलब होता है दही, दूध या घी से मिलाकर जो हम लोग पंचामृत बनाते हैं उसको। और कनखी मार, कनखी मार को हम लोग तिरछी निगाह से देखना कह सकते हैं। अब हम इसका अर्थ बताते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन। यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ मध्यस्थ ना होती तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता और ना ही तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का आनंद उठा पाता। तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया ही हूँ। अब हम इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार। इसका अर्थ है, यहाँ पे कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक प्रवास ही करता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ। मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधुपर्क कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा। तुम मुझे कनखियों से देख रहे हो। अब कविता की अंतिम 3 पंक्तियाँ इस तरह है। और होती जबकि आंखें 4, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। इसका अर्थ हम इस तरह बताते हैं। इससे एक लाइन पहले से मुझे बताना पड़ेगा कि तुम मुझे कनखियों से, मतलब टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो और मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे और अब स्नेह दिखा रहे हो। कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो और आंखें मिलती हैं तो मुस्कुरा उठते हो। जब मुस्कुरा उठते हो तो उस समय की छवि बड़ी मोहक लगती है। मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। इसी के साथ यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।